आपकी गलती ये है कि आप समझ नहीं पाते कि ये लाइन क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि लिपिड के कारण प्रोटीन की मूवमेंट होती है, ठीक है, ना कि प्रोटीन के कारण लिपिड की मूवमेंट हो रही है। दाल की सब्जी के अंदर 1 चम्मच घी, इससे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे 52% कौन है और 42% कौन है। आप हमेशा याद रखोगे इसे। साइंटिस्टों ने आरबीसी ही क्यों चूज किया, क्यों आरबीसी को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई? सच कह रहा हूं, चाहे ना ये रिश्ता क्या कहलाता वाले क्यों ना आ जाए और बिल्कुल आपकी याददाश्त गुम करने पे जोर लगाए रखे। जैसे वो अपने पति को नहीं भूल पाती ना, शक्ल देख के कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि इससे मेरा कोई नाता है, वैसे आपको अब अपने आप याद आ जाएगा कि ये लाइन से क्या कहना चाहते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन का उल्टा फुल्टा नहीं करना हमें। नमस्ते, केम छो, कसाकार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे एटॉमिक स्टडी में। इस सीरीज के अंदर हम हमारे हर चैप्टर के डिफिकल्ट पोर्शंस को कवर करते चल रहे हैं। तो आज का हमारा सेल वाले चैप्टर का जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो सेल मेम्ब्रेन। बहुत बच्चे को इनके अंदर कंफ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फुली इंजॉयली वे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे ना हमारे अय्यर भाई भी आएंगे, तो अय्यर भाई के साथ भी थोड़ी सी मस्ती करेंगे, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हो। आपको पता है आपका पूरा चैप्टर एक तरफ और ये वाला टॉपिक एक तरफ, चाहे वो किसी चीज में लीजिए, या तो क्वेश्चंस के रूप में लीजिए या कॉन्सेप्ट के रूप में लीजिए। कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी आती है जो ना अच्छे बच्चों को समझ नहीं आती। बहुत अच्छी लाइन है और जिसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर से आपको पता है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। बोर्ड एग्जाम तो खैर 11th की बोर्ड एग्जाम तो नहीं मान सकते हम, स्कूल एग्जाम बोल लो, स्कूल एग्जाम में भी इससे काफी अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को क्वेश्चंस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के रूप में भी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एविडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। देखो पहली लाइन इस टॉपिक की आप गलत समझ लेते हो। एनसीईआरटी ने क्या बोला 1950 के अंदर, किससे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता लगा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से एरो निकालेंगे और लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 में। डेट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1937 के आसपास। और ये कब की बात कर रहा हूं? 1950। ये क्या बोल रही है एनसीईआरटी? यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि 1950 में हमें पता लग गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। एनसीईआरटी ने ये कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें 1950 में मिली, ना कि ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 में हुई। इसलिए आपको ना हर लाइन एनसीईआरटी की क्लियर करवाना जरूरी है, क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से ना बहुत गलत समझ लेते हो बहुत लाइनों के मतलब, क्योंकि एक लाइन के 2 मतलब निकलते हैं। यहाँ से वो मतलब निकाल सकते हो, पर आपको जब तक नहीं पता होगा कि 1937 के अंदर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो आप इसको गलत कर दोगे। तभी बोलते हैं एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं ना, उसकी मदद से हम स्ट्रक्चर को या हम किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, मीनिंग वाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी enabled the scientists to detail the possibility structure of the plasma membrane। आप सबको पता है। देखो अब इसको ना एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। किसने? हमारे फेवरेट साइंटिस्ट। कौन? अपने फेवरेट साइंटिस्ट अय्यर भाई। अय्यर भाई आए। अय्यर भाई ने क्या किया, अय्यर भाई को मतलब किसी की स्टडी करनी है हमें, तो किसी के ऊपर तो करेंगे। अब मान लो इंजेक्शन है, ये पता करना है कि ये सही है या नहीं, तो किसी की तो लगा के देखना पड़ेगा। तो किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो वो ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के पास होती है। फिर हमने ये क्या बोल रही है एनसीईआरटी, रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों ली भाई? हमने थोड़ी देर पहले ही अभी पिछले चैप्टरों में ये डिस्कस किया था अच्छे से कि रेड ब्लड सेल के पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेलिज भी बहुत कम होती है, बहुत कम ऑर्गेनेलिज रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो रहता है वहां पे, पर अदर ऑर्गेनेलिज कम रहती है। तो अब देखो एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, अदर ऑर्गेनेलिज नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है, तो साइड में मेनली क्या पोर्शन बचा? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म तो हम वैसे भी इजीली फिनिश कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा, तो अब हमें पढ़ाई करने में आसानी होगी।
मानते हो ना इस बात को? अब आप मान के चलो, आपने हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सबकी बुक खोल ली और बायो की बुक खोल ली, तो क्या आप एक साथ सब कुछ पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो पहले एक किताब के बारे में पढ़ना है तो बाकी बुक बंद करो और साइड में रख दो। तो ये काम करना था आपको। तो सेम हमें ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेल लेना था जिसके मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। तो इसलिए साइंटिस्ट ने, आप हमारे फेवरेट अय्यर भाई ने क्या ली? आरबीसी। अब अय्यर भाई को क्या मिली? हाँ, अय्यर भाई नहीं अय्यर भाई को क्या मिला? अय्यर भाई को इस, अरे बबीता नहीं मिली। देखना, ये कौन कह रहा है बबीता मिली? बबीता नहीं मिली, मैं ये बोल रहा हूं अय्यर भाई को इस सेल की स्टडी करने के बाद क्या मिला? अय्यर भाई को पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो मेनली दो चीजों से मिलके बनी है, एक तो प्रोटीन और एक लिपिड। अब ये प्रोटीन लिपिड आपको बताऊं कैसे याद रखने हैं? एक कटोरी दाल बनी है और उसके अंदर घी डाला हुआ है, बस मिल गया आपके पास। प्रोटीन है दाल के अंदर, लिपिड के अंदर, लिपिड क्या है? वो घी क्या, एक लिपिड ही है, ठीक है। तो लिपिड क्या क्या होते हैं आप सबको पता है? घी, तेल। हाँ, तेल सुन के बड़ी खुशी हो रही है ना आपको? इतनी खुशी मत करो, ठीक है, ढंग की जगह दिमाग लगाओ अपना। ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनो, घी हुआ और तेल, तेल हुआ, ठीक है। फिर देखो, इसके ये कौन होते हैं? लिपिड होते हैं ये सारे, आप सबको पता है। अब आपको एक ऐसे याद रखना है, दाल और क्या है? घी। पता है मैंने ऐसे क्यों याद करवाया? क्योंकि अभी ना हमें ये भी याद करना है कि आरबीसी के अंदर कितना तो प्रोटीन होता है और कितना लिपिड होता है, तब वहां आपको हेल्प करेगा ये बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड। अब देखो, एनसीईआरटी ने जो बात बोली हमने देख लिया। अब जो मेजर लिपिड है, जो मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन से बनी है। और जो अब हम बात करेंगे लिपिड की, वही बात सबको, दोनों को एक साथ मत पढ़ेंगे, प्रोटीन लिपिड को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम बारी बारी पढ़ेंगे। दो जनी को एक साथ हैंडल करना मुश्किल होता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे, एक बार लिपिड एक बार प्रोटीन। तो अब लिपिड की बात स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही पढ़ाया है, बस बताया नहीं है, हमको पता लग गया। तो क्या बोलते हैं? लिपिड। जो लिपिड होते हैं, जो मेनली कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड। अब आपको ये ध्यान रखना है, फोस्फोलिपिड मेनली कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड है, जो कि किस तरीके से अरेंज है? बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। एक बार इस लाइन को रीड करो, द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड आउटसाइड, पोलर हेड बाहर की तरफ है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड इनर पार्ट, टुवर्ड द इनर पार्ट, ठीक है। दिस एंश्योर दैट, देखो इतना आपको इतना रीड किया, फिर दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। इतना कुछ पढ़ लिया, हमें तो कुछ ही नहीं समझ आया। अभी समझ आएगा। सबसे पहले बस आप एक बात याद रख लो कि जो ये ना टेल है, टेल, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हाईलाइट करो। बाकी अभी मैं आपको समझाता हूं। जो ये टेल है, ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बार बार बोलो, जो टेल है वो किससे बनी है? टेल है ना, टेल, जो हम अभी हम टेल देखेंगे, ये क्या है मेनली? ये किससे बनी है? कंपोज किससे हुई है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं रहता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका, अब कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगर टूट गया तो वो स्ट्रक्चर ही बिखर जाएगा। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो इस बात को याद रखना बिल्कुल अच्छे से। और देखना, ये लाइन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। इस लाइन को समझने से पहले एक बार हम हमारा क्या करते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं आपको ना इसको पूरे डायग्राम से समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक लाइन पढ़ी कि फोस्फोलिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर, कि जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो बाइलेयर में अरेंज होते हैं। देखना, ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, तो क्या बन गया? दो लेयर बन गई, तो बाइलेयर। फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज है? बाइलेयर। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये लिपिड है ना, इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। देखो क्या बताती है एनसीईआरटी, अभी हम ना प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, बस लिपिड की बात कर रहे हैं। पहले एक के साथ डील करो, फिर दूसरे के साथ डील करना। एक साथ दोनों के साथ डील करोगे ना, जिंदगी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी कि देखो, एक तो है हेड, एक है टेल। आपको ये बात याद रखनी है, हेड और टेल। अगर आप एक को भी याद कर लोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये तो क्या हमारा हेड, इट इज हेड, और ये क्या है? टेल, ठीक है। अब देखना, हेड होता है ना, आप मुझे बताओ
जब आप ठंड में नहा रहे होते हो, ठंडी गर्मियों में नहा रहे होते हो, तब आपको जब तक सर पे पानी नहीं पड़ता तो ठंडक महसूस नहीं होती ना। तो आपका हेड तो कैसा हुआ, आपको हेड को पानी पसंद है। आपको इस तरीके से याद रखना भाई। और कोई देखो, ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है ये? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक वर्ड आपको याद रखना है तो एक इस बात से याद रखो, इस बात से आप याद रखोगे ना, कभी नहीं भूलोगे कि आप सर्दियों गर्मियों में नहाते हो। बार बार सर्दियां याद आ रही है, सर्दियां चलनी स्टार्ट होने वाली है ना अभी, इसलिए आप क्या करते हो? गर्मियों में नहाते हो। जब आप गर्मियों में नहाते हो तो आप क्या करते हो? आपको जब तक सर पे पानी नहीं पड़ता ना, आपको ठंडक महसूस नहीं होती। तो आपका हेड को क्या पानी पसंद है कि नहीं है? है। तो आपका हेड क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक हुआ। अब मैंने कहा एक को याद करो, दूसरे को अपोजिट कर दो, तो टेल क्या आएगी? हाइड्रोफोबिक। क्या आएगी? हाइड्रोफोबिक। अब मुझे आप सबको पता, हम बोलते हैं मुझे हाइट से फोबिया है, मुझे पानी से फोबिया है, मुझे इस चीज से फोबिया है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। क्या होता है? डर। तो टेल को तो पानी से डर लगता है। हाइड्रो मीन पानी, फोबिक मीन डर, और फिलिक मीन क्या होता है? लव। क्या होता है? लव। मतलब पानी, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, और फिल मतलब लव, इसको पानी से प्यार है। ठीक है। अब एक और बात आपको याद रखनी है। देखो आपने टॉपिक पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, कौन सा? जब आप एक आयरन रोड लेते हो या एक कोम्ब या स्केल लेते हो, आयरन स्केल रहने दो, तो आप सीधा स्केल भी लेते हो ना, और आप अपने ड्राई हेयर पे ऐसे ऐसे रब करते हो। रब किया आपने अपने ड्राई हेयर पे स्केल्स को, और फिर ना जब आपके सर पे तेल नहीं है तब, और फिर आप कागज के टुकड़े लेते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं। क्लास 12th के अंदर आप डिटेल से पढ़ोगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो देखो, जब आप ये काम करते हो तब आपको क्या पता लगा इससे? कि मेरे हेड पे कोई ना कोई चार्ज है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि हेड क्या है? चार्ज। और चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलर। तो हेड इज पोलर। तो बची हुई टेल, टेल क्या होगी? नॉन पोलर। क्या होगी? नॉन पोलर। ठीक है। तो आपको इतना टॉपिक तो अभी तक समझ आया कि पोलर नॉन पोलर क्या है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका हेड कौन सी तरफ होता है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अरे आपका हेड तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो ये कहाँ है? बाहर की तरफ। किस तरफ है? बाहर की तरफ। एक सेकंड बस। कौन सी साइड? आउटर साइड। और आपकी टेल कहाँ है? टेल किस तरफ है? टेल भाई ये बाहर की तरफ, तो बच गया, इसका अपोजिट कर देना। टेल क्या है? इनर साइड। तो अब है ना, आपने ये चीज पूरी की पूरी देख ली। देखना कितने पॉइंट है? हेड के 3 पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है। सेम इसके भी 3 पॉइंट है, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। ठीक है। ये 3 पॉइंट है दोनों के, और यही 3 पॉइंट आपके एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं। अब हम एक और बात, इसका फोटो लो या इसको नोट डाउन करो पॉज करके। अब ये जो लेयर्स होती हैं, ये अरेंज कैसी होती हैं? मतलब मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर की फॉर्म में होती है, और जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर की फॉर्म में होता है। अब देखना, मैंने क्या बताया? हेड और टेल। आपको पता है हेड तो कहाँ? आउटर साइड। अभी अभी बताया हेड को आउटर साइड। वहां पे आउटर साइड क्यों बताया गया? क्योंकि अब ये देखो, बाहर की तरफ हेड हो गया, ये बाहर की, देखो ये बाहर की तरफ हो गया ना हेड, और अंदर की तरफ क्या आ जाएगी? आपकी टेल हो जाएगी। तो इसका मॉडल ना ऐसा होता है, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। कौन? लिपिड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। हेड तो क्या है? आउटर साइड, और टेल क्या है? टेल इनर साइड। तभी आपको बोला गया था ये वहां पे कि भी आउटर और इनर इसलिए बोला था। और आपको देखो चार्ज वाली बात बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी कि चार्ज किस पे होता है? हेड पे होता है। वो कोम और किसका? स्केल वाले एग्जांपल से। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि हमें ठंडा ठंडा पानी कहाँ गिरना चाहिए? हमारे सर पे। तो हेड क्या है? हेड को पानी से प्यार है, तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है? लव। तो इसको पानी से प्यार है। टेल, टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया। फोबिया किसको बोलते हैं हम? डर को। इसको पानी से डर लगता है। अब आप पता है एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये स्ट्रक्चर, पता है उस लाइन को अभी हम रीड करेंगे तो आपको लगेगा आप उसको गलत तरीके से पढ़ते हो, पर एनसीईआरटी का मतलब क्या उस लाइन का? एनसीईआरटी ये बोलती है कि ये स्ट्रक्चर, ये अरेंजमेंट
इस तरीके से अरेंजमेंट होना हेड और टेल का इंश्योर करता है कि जो हर एक मटेरियल है वो अंदर बाहर ना आ जा सके सिलेक्टिवली, मतलब ये चीज इंश्योर करती है इस तरीके का अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इंश्योर दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब आपसे सवाल पूछा जाए ना, बहुत अच्छा असर्शन रीजन सवाल बने, असर्शन तो ये हो कि इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हेड और टेल का, है ना, और रीजन ये दे दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो आप सेकंड आंसर करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दिया। अगर आपसे असर्शन ये दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, रीजन क्या है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, वो पूरा लिख देंगे कि हेड आर अरेंज आउटसाइड एंड टेल अरेंज इनसाइड। तो इस तरीके से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट का मतलब अपना स्टैंडर्ड आंसर कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये स्टेटमेंट रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस लाइन को बहुत बच्चे गलत समझते हैं। वो जो लाइन है ना, जो एनसीईआरटी बोलते हैं कि ये मॉडल, ये स्ट्रक्चर है ना, ये इंश्योर करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। अब मुझे बताओ, ये तो पानी से प्यार करता है, ये पानी से डरती है टेल। मान लो बहुत सारी चीजें ना, मान क्या लो, बहुत सारी चीजें अपनी सेल के बाहर कैसे होती है, एक्वस होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, हम सबको पता है। अच्छे से ध्यान है ना आपको, सेल के बाहर भी जो फ्लूइड रहता है, ठीक है, तो वो फ्लूइड देखो, ये सेल्स हैं, सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कि सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, हम एक वर्ड भी बोलते हैं कि ये सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड होता है ये भी टिश्यू के अंदर आता है। तो मतलब सेल के बाहर भी क्या है, फ्लूइड है, मतलब एक्वस फॉर्म में है सारी चीजें। और ये तो क्या कर रही है, यहाँ तो एक्वस आ जाएगा, पर ये तो एक्वस से डर रही है, ये तो एक्वस से डर रही है, ये एक्वस यहाँ पे डर, ये एक्वस को यहाँ पे आने नहीं दे रही, तो ये एक्वस को यहाँ जाने ही नहीं देगी। सेल ये तो हो गया आउटर एनवायरनमेंट, और ये हो गया इनसाइड द सेल, ये इधर का पोर्शन इनसाइड द सेल हो गया। तो ये तो क्या कर रही है, पानी से डर रही है ना, तो एक्वस वाली चीजों को ये अंदर आने ही नहीं देगी, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आई होप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, आपको ये डिटेल से समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको लाइन कह रहा था वो ये लाइन है, प्रॉपर्ली पढ़ो इसको। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है, जो कि फिगर इसके अंदर दे रखा है भाई, हमने फिगर वैसी वैसी बिल्कुल बना ही ली थी अभी, ठीक है। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन अ कोलेस्ट्रॉल, ये बात आपको याद रखनी है। फोस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। भाई कोलेस्ट्रॉल तो आपने बहुत बार सुना होगा, आपको एक बात का ही पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए कहते हैं घी वगैरह, भैंस का घी कम खाना चाहिए और आपको तेल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पूफा ऑयल भी होते हैं, वो चीजें आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपका बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है, तो वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो आपको डरना नहीं है कोलेस्ट्रॉल से। आपकी बॉडी के अंदर, हर बॉडी में क्या है, सेल ही है, और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो मेन स्ट्रक्चर है ना, और तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल खाना भी जरूरी है, पर वो अधिक मात्रा में नुकसान करता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हो दुनिया में, सब की सब अधिक मात्रा में नुकसान ही करती है, ठीक है। तो ये वो लाइन थी जो मैंने आपको ऊपर बोली थी, कौन सी, ये देखो मैंने कोलेस्ट्रॉल वाली लाइन बता दी आपको, पर जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ये देखना कि इसका टेल का नॉन पोलर होना ये इंश्योर करता है एक्वस मीडियम से सेपरेट करता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया कैसे सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। अब देखना, अब हमारे यहाँ पे लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब हमें ये पता लगा कि इसके पास क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है। लिपिड की बात चल रही थी, लिपिड के अंदर मेनली फोस्फोलिपिड है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। फिर हमने वो पूरा स्ट्रक्चर देखा, सब कुछ समझा, फिर ये सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे है, हमने उस डायग्राम के अंदर ही हमने अच्छे से देखा था कि कैसे वो टेल होगी जो नॉन पोलर होगी तो वो एक्वस को आने नहीं देगी, तो कैसे वो इसको सेपरेट रखती है, ठीक है। तो वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो वो सारी बातें भी हमने देखी। अब हम आ जाते हैं मेनली प्रोटीन के ऊपर। अब ये एनसीईआरटी क्या बोलती है कि बायोकेमिकल स्टडीज, देखो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टडी, इन्वेस्टिगेशन स्टडी एक ही बात है, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडी ने हमें क्या बताया,
कौन सी है यार ये बायोकेमिकल स्टडी? देखो, बायो मीन्स लाइफ और केमिकल मतलब केमिस्ट्री। जब आप केमिकल्स की मदद लेके बायो के बारे में नॉलेज लेते हो वही बायोकेमिकल स्टडी है। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, आपका एक चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, प्योरिफिकेशन एंड एस्टिवेशन। मतलब वो चैप्टर नहीं, एक पोर्शन आपका, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, पता नहीं कौन से में, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के में एक पोर्शन है। उसके अंदर आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड लेना, उसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन कोई भी अदर एलिमेंट की अमाउंट बतानी, कितने अमाउंट की है, कितना अमाउंट है, मतलब 60% है, 70% है। तो आप जब एक कंपाउंड के अंदर ये बता सकते हो कार्बन हाइड्रोजन इतने हैं, तो आप ये तो बता सकते हो उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, वो भी केमिस्ट्री से ही पता लगता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बहुत चीजें होती हैं, जैसे हम कोई पाउडर डालते हैं, कोई भी एक सोल्यूशन डालते हैं, अगर इसका कलर ये हो गया तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो काफी चीजें होती हैं। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन वहां जा रही है बात, ठीक है। अब हमें बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि जो ये है कौन, सेल मेम्ब्रेन, इसके पास क्या है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, इसके पास एक खास चीज है। क्या? इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी है। क्या बोले? प्रोटीन बोला ना, क्या लिखा था यहाँ, प्रोटीन का। प्रोटीन तो पहले ही बता रहे थे हम, कार्बोहाइड्रेट भी है। अब ये याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, दो एक्स्ट्रा आगे। लिपिड मेनली कौन सा है? फोस्फोलिपिड है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द erythrocyte red blood cell have approximately 52% तो क्या है, प्रोटीन, और 40% लिपिड। बट आप सबको याद हो जाएगा 52 और 40, 52 40 सबको याद हो जाएगा, पर ये नहीं याद होगा कि प्रोटीन है 52 या लिपिड है 52। अब वही हमारा एग्जांपल कटोरी वाला, कटोरी के अंदर क्या है, दाल, और दाल के अंदर क्या डाला, घी। तो घी हम थोड़ा डालते हैं क्या, ज्यादा? थोड़ा डालते हैं। और प्रोटीन हमारे पास, मतलब दाल क्या है, थोड़ी क्या ज्यादा, एक कटोरी दाल के अंदर 1 चम्मच घी डालते हैं, तो ज्यादा क्या होगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना, 52%, और लिपिड कितना, 40%। अब कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, लिखवा के ले लो, ठीक है। अब आगे चलो, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, वही बात अब है ना, हम पढ़ेंगे कि अब प्रोटीन के बारे में बात करनी है कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब हमें प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बिहाफ पे हमने प्रोटीन को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो इसको हम अभी मतलब एक सेपरेट उससे पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रोटीन वाले पोर्शन पे आ चुके हैं। हमने पहले भी कहा था सबको एक साथ डील मत करना, दोनों को बारी बारी डील करो, दोनों को एक साथ नहीं हम समझ सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो देखो, हमने क्या बोला, प्रोटीन को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि हम बाहर कैसे निकाल पाते हैं, किसको इजीली बाहर निकाल पाते हैं। अब आप ऐसे सोच के देखो आपकी लाइफ में। अब देखो, सबसे पहले तो यहां लिखते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। किसको, किस तरीके से हम बाहर निकाल पाते हैं, सीधी बात यह है, बाहर किस तरीके से निकाल पाते हैं। देखो, एक तो प्रोटीन का वो पोर्शन होता है जो बिल्कुल अच्छे से धसा हुआ है, ठीक है। उसको देखो, दो टाइप के बताऊंगा मैं भी आपको। और एक होता है, एक तो मैंने क्या बोला, जो बिल्कुल अच्छे से धसा हुआ है, एक जो अच्छे से नहीं धसा हुआ। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो हो गया इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, एक हो गया पेरीफेरल। अब मुझे आप ये बताओ, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? साइडों में। हम बोलते हैं ना कि जैसे बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, उनके अंदर, जैसे प्लांट सेल ही लो, बड़ी सेल क्यों लेना है, प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसका न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है? पेरीफेरी में आ जाता है। तो न्यूक्लियस कहाँ आ गया प्लांट सेल का? पेरीफेरी में। तो पेरीफेरी होता है साइडों में, पेरीफेरी, ठीक है। और इंटीग्रल से याद रखो, इनर का मतलब अंदर, ठीक है। इनर का मतलब क्या हुआ? अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया किस बेसिस पे कि वो बाहर निकालना, और बाहर निकालने में कैसे, मतलब देखो सीधी बात है, एक तो अंदर ज्यादा धसा हुआ है, एक थोड़ा सा बाहर है, बाहर है। अब देखो ऐसे सोच के चलो, ये मेरा हाथ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, एक तो बिल्कुल ऐसे, ये पूरा प्रोटीन है, ठीक है। ये ऐसे इसको निकालूंगा, जोर ज्यादा आएगा क्या, कम जोर आएगा? ज्यादा जोर आएगा। और एक देखना, ये ऐसे है, अब मैं इसको निकालूंगा तो जोर कम आएगा ना। तो इस बेसिस पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन वो है जो ज्यादा धसे हुए हैं अंदर, और पेरिफेरल वो है जो बाहर बाहर है, ठीक है, ज्यादा नहीं धसे हुए। अब आपको पता है
मैंने बात तो बोली थी, इंटीग्रल मतलब जो ज्यादा धसे हुए हैं, मतलब जो कि क्या है, अंदर है ज्यादा, या हम बोल सकते हैं पार्शली या टोटली क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। और ये क्या है, साइडों में ही, पार्शली टोटली नहीं, मतलब बोल सकते हैं हम साइडों में ही है, बिल्कुल ऐसे बोल दो कि भी कोई चीज देखो अब आपको इतना तो समझ आया कि इंटीग्रल और पेरिफेरल, देखो इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं हम कि इसको हम क्या बोलेंगे, बरीड। बरीड का मतलब होता है, हम बोलते हैं बरीड मतलब दबा हुआ या दफनाना, किसी भी चीज को हमने बरीड कर दिया, दबा दिया, मिट्टी के अंदर दफना दिया, ठीक है। ये क्या है, क्या किस तरीके से बरीड है, किस तरीके से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, पार्शली या टोटली, या तो पूरी तरीके से दबे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या हल्के हल्के से दबे हैं, पार्शली दबे हैं। और ये कहां है, पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। बस इतना ही याद रखना आपको, और इसको मेंशन करो, और ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वर्डों से पता लग रहा है, शब्दों से पता लग रहा है कि पेरिफेरी बाहर, साइडों में, सरफेस पे है, इंटीग्रल अंदर है, अंदर दबे हुए हैं, पार्शली या टोटली दबे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, पूरा ये जो जितना भी टॉपिक चल रहा है ना, सारा एक तरफ और ये लाइन एक तरफ, बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। आपको पता है हमारे पास रफली तो मॉडल आ गया जो हमने पहले देखा था, और वही एक इम्प्रूव मॉडल, उसका ही एक इम्प्रूव मॉडल किसने हमें बताया, सिंगर एंड निकोलसन ने, कितने में, 1972 के अंदर। डेट आपको याद रखनी है 1972, ठीक है। और एक बात मैंने गलती कर दी थी, मैंने आपको शायद 1937 बताया था, किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का, 1931 है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपसे कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, वो मैंने आपको बस लाइन आपकी गलत ना हो इसलिए बताया था, ठीक है। आप मतलब गलत निकालते हो, ये आपको एहसास दिलाने के लिए, ठीक है। अब देखना फ्लूइड, इन्होंने क्या बताया, इस बहुत सारे मॉडल दिए गए, एक तो सैंडविच मॉडल भी था, काफी सारे मॉडल थे, और उन्हीं में से उसी में से एक बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था, कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इस मॉडल की क्या खास बात है, अब इस मॉडल की ना एक लाइन है, खास बात तो भाड़ में गई, पहले ही लाइन नहीं समझ आती। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासिक फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of protein within the with the overall bilayer, ठीक है। ये लाइन, बस इतनी लाइन है ना, बच्चों का दिमाग खा जाती है, ये इतनी गलतियां करवा देती है, इतनी गलतियां करवा देती है, इसको भी हम समझेंगे, उससे पहले ये अगली लाइन कवर करो। दिस एबिलिटी टू मूवमेंट विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज अ फ्लूइडिटी, मतलब जो ये अब देखना प्रोटीन मूव करता है, मैं एक बार आपको बस अभी इतना बताता हूं, और यही मूवमेंट प्रोटीन की मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। इसी, अगर प्रोटीन की मूवमेंट हुई है, इसे मेजर करके हम बताते हैं मेम्ब्रेन इतनी फ्लूइड है, ठीक है। ये बोल रही है लाइन, ठीक है, कौन मूव करता है, प्रोटीन मूव करता है। अब इस लाइन को अच्छे समझते हैं, चलिए। नहीं में तो बहुत अजीब लगी, पर अब आप समझोगे ना, जिस तरीके से बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखना मैं आपको ना इसको पॉइंट्स में तोड़ के बताता हूं। देखो लिपिड, लिपिड का नेचर कैसा है, अब लिपिड एक बंदा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसका नेचर कैसा है, नेचर बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्वासिक फ्लूइडी नेचर, क्वासिक फ्लूइडी नेचर है इसका, ठीक है। क्वासिक का मतलब क्या होता है, क्वासिक का मतलब होता है पार्शली, पार्शली मतलब टोटली फ्लूइड नहीं है ये, पार्शली फ्लूइडी है। पार्शली फ्लूइडी का मतलब समझ रहे हो ना, अब पूरे तरीके से फ्लूइडी नहीं है, मतलब आप सोच के चलो, एक तो बिल्कुल लिक्विड हो ना, एक थोड़ा सा गाढ़ा हो ना, उस टाइप का ही। लिपिड का नेचर कैसा है, क्वासिक फ्लूइड। और इसी नेचर के कारण, ध्यान से सुनिए ये वर्ड, क्योंकि इससे सेशन रीजन के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ये लाइन जितनी इंपॉर्टेंट ना, इस टॉपिक में कोई लाइन नहीं है, ठीक है। इस देखो कैसा नेचर है, क्वासिक फ्लूइड नेचर है किसका, लिपिड का। और मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ऐसे आपको मेंशन करना है, इसी नेचर के कारण, इसी नेचर के कारण, इसी नेचर के कारण क्या होते हैं, जो प्रोटीन है उनका मूवमेंट होता है। लिपिड के इस नेचर के कारण प्रोटीन का मूवमेंट होता है। आप सबको पता रहता है कि लिपिड का क्वासिक नेचर है, क्वासिक फ्लूइड नेचर है, और आपको लगता है मूवमेंट भी लिपिड का होता है, नहीं। लिपिड के इस नेचर के कारण किसका मूवमेंट होता है, इसी नेचर के कारण प्रोटीन का मूवमेंट होता है, प्रोटीन का मूवमेंट होता है।
और देखो मूवमेंट ना यहाँ पे कई टाइप के हैं, एक टाइप के नहीं है। एक तो मूवमेंट है यहाँ पे कौन सा, हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप देखना, फ्लिप फ्लॉप ऐसे थे, मान लो ये यहाँ था, ये प्रोटीन यहाँ था, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया। एक होता है लेटरल मूवमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन है, ये रहे बहुत सारे प्रोटीन 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 प्रोटीन। लेटरल, लेटरल वाले का मतलब क्या होता है, साइड वाला। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाला, है ना। तो इसने यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, लेटरल वाले के साथ मूवमेंट कर लिया। ऊपर वाली मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ, ऊपर वालों के साथ मूवमेंट करेगा तो फ्लिप फ्लॉप हो गया, और ये यहां और ये यहां, इसको तो हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। और इसको, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, इसको हम लेटरल मूवमेंट बोलेंगे। तो लिपिड के क्वासिक फ्लूइडी नेचर के कारण प्रोटीन का मूवमेंट होता है। और कौन सा मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट होता है, प्रोटीन का मूवमेंट होता है लेटरल मूवमेंट। ठीक है, वैसे सारे टाइप के मूवमेंट होते हैं प्रोटीन में, पर लिपिड के क्वासिक फ्लूइडी नेचर के कारण प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये लाइन को ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं इस लाइन के अंदर, पर अब आप इस लाइन को कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। इस तरीके से मेंशन करो अपनी एनसीईआरटी में अभी के अभी स्टिकी नोट्स के ऊपर। तो अब आप आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन also important for the point of view of function of cell growth, formation of intracellular junction और secretion, endocytosis and cell division। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडी है, अगर वो रिजिड होती, आप मान के चलो फ्लूइडी की जगह रिजिड होती, सख्त होती बिल्कुल, तो सेल ग्रोथ कर रहा है, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, और भी चीजें बढ़ रही है, बढ़ता जा रहा है, सेल बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो रिजिड होती तो क्या, मान लो ये फुल्ली रिजिड है, इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये सेल की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये फ्लूइडी है, ऐसी हल्की हल्की, ये भी ग्रो करती रहेगी साथ के साथ, तो सेल ग्रोथ के अंदर ऐसे हेल्प करती है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी नेचर है ना, वो इन सब के अंदर हेल्प करता है। याद रखना, कुछ भी आपको क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा नेचर इन सब के अंदर हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर इन सब के अंदर आपकी मदद करता है, किसके अंदर, सेल ग्रोथ के अंदर, इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने में, और एंडोसाइटोसिस में, सिक्रीशन में, और सेल डिवीजन में। ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन वगैरह के अंदर तो हेल्प करती है, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो कोई चीजें होती है वो सेल के अंदर या बाहर जाती है, आप सबको पता है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब हम 9th क्लास के अंदर हमने काफी अच्छी लाइन पढ़ी थी, और क्वेश्चन भी था और बहुत बार आया भी था हमारे एग्जाम के अंदर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर, दोनों को कुछ मतलब जो अंदर उनको अंदर ही रहने देगी, दोनों मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये नहीं बस बाहर बाहर वालों को अंदर नहीं जाने देगी, अंदर वालों को बाहर भी नहीं जाने देगी। ठीक है, एक चौकीदार है जो बाहर वालों की भी रक्षा देव वो करता है कि बाहर से कोई ना आ जाए, और अंदर वालों का भी ध्यान रखता है कि अंदर से बाहर कोई ना चला जाए। ठीक है, तो उस टाइप से ये, तो ये बात आप ध्यान रखना कि ऑन आउट, देखो क्या, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। अब पता क्या करते हैं, इस ये लाइन सबको पता होती है, पर इसमें आइदर साइड नहीं लिखते, ओनली वन साइड लिख देते हैं, और फिर वो लाइन गलत हो जाती है, तो वहां फोकस करना। ठीक है, मैनी मॉलिक्यूल, देखो अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों, हमने बिल्कुल अच्छे से देखा कि कैसे वो टेल क्या होती है उनको अलो नहीं करती, और इस तरीके से सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाती है। अच्छे से पढ़ा था अभी हमने, ठीक है, तो वहां पे आपको क्लियर कर दिया था। मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम, ये जो टॉपिक बच गया, तो आइए चलते हैं, अच्छे समझते हैं। आप जनरली इस टॉपिक को छोड़ देते हो, पर आपको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से तो इस चैप्टर को तो पूरे को हटा दिया, पर यहाँ पे कुछ हिस्सा दे रखा है, तो इतना तो हिस्सा पढ़ लो आपको, और वैसे भी आपको ध्यान है। देखो मूवमेंट है ना दो टाइप की है, एक तो होगी आपकी पैसिव, और दूसरी आपकी होगी एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव। ठीक है, आपको याद रखना है, पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए रहती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी सब्सटेंस के, और एक्टिव मूवमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है। ये बात आपको क्लियर हुई? पैसिव के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए रहती है, एक्टिव के लिए चाहिए रहती है। अब देखना, मान लो मेरे पास एक एक्स सब्सटेंस है, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करना है,
पर उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो कौन सी मूवमेंट कर रहा है? पैसिव। और वही एक वाइज सब्सटेंस है जिसको मूव करना है, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो कौन सा है? क्या? एक्टिव मूवमेंट है। ठीक है, आपको पता है जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, कैसे न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो कैसे मूवमेंट करते हैं? पैसिव करते हैं। और जितने भी पोलर, पोलर मतलब क्या हो गया? चार्ज, जितने भी चार्ज सब्सटेंस होते हैं ना, वो जो मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट कैसी होती है? एक्टिव मूवमेंट होती है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट कौन कौन सी होती है। आपको पता है पैसिव मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, या और भी कई सारे सब्सटेंस जो न्यूट्रल है। ठीक है, आप मुझे एक बात और बताना कि ना पैसिव मूवमेंट भी है ना, एक तो हो गया पैसिव डिफ्यूजन में, एक तो आता है पैसिव मूवमेंट के अंदर एक सिंपल डिफ्यूजन आता है और एक कौन सा आता है? फैसिलिटी डिफ्यूजन। अब आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन के अंदर सीधा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें चली जाती है। वही हम बताएं, हमारे घर में हलवा बनता है, बनता रसोई में, पर हमें गेस्ट रूम तक सुगंध आ जाती है कि हलवा बने, या अगरबत्ती चसाते अगरबत्ती को मंदिर में, पूरे घर में फैल जाती है, दूर दूर तक अपने घर के बाहर से खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू होती है। ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल हो गए। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर, वाटर कैसी मूवमेंट करता है? फैसिलिटी डिफ्यूजन करता है। मतलब कि इसके लिए इसके अंदर ना वाटर की डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। आप सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब क्लास 9 से। आपका बायो का बचपन 9वीं से स्टार्ट हुआ, साइंस का बचपन। ठीक है, तो बचपन का मतलब वो बचपन मत लेके चले जाना। और देखो फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर आप वाटर का एग्जांपल लेते हो। ठीक है, अब फैसिलिटी डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से अलग कैसे है? यहाँ पे ना एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन चाहिए। कैसा? स्पेशल टाइप का प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन चाहिए मूवमेंट के लिए। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोटीन चाहिए, पर यहाँ पे एनर्जी भी चाहिए अपने को। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम आप एक एग्जांपल अच्छे से याद रखना, नोकिया 321। कौन सा? नोकिया 321। ठीक है, क्या है इसके अंदर कि भाई नोकिया सॉरी, इसको हम एक बार रुको देखते हैं। अब ये देखना स्पेशल प्रोटीन कौन से होते हैं। स्पेशल प्रोटीन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के यहाँ पे एक प्रोटीन बन गया स्पेशल, उसी प्रोटीन से होता हुआ पानी अंदर बाहर जाएगा, और डिफ्यूजन के अंदर तो कहीं से भी चला जाएगा। मतलब यहाँ से कोई भी चीज डिफ्यूज करी है तो मेम्ब्रेन के लिए उसको, वो मेम्ब्रेन को पार करके चली जाएगी, उसको स्पेशल प्रोटीन नहीं चाहिए। ठीक है, पर इसको जो क्या कर रहा है? फैसिलिटी डिफ्यूजन कर रहा है, उसे क्या चाहिए? एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए, जो कि स्पेशल प्रोटीन ये है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अपनी मूवमेंट के लिए उसे स्पेशल प्रोटीन चाहिए। अब नोकिया 321 की क्या बात है? आपको पता है जब ना आप एक वो चैप्टर पढ़ोगे अपना, ये वाला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर आपको न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ोगे, वहां पे उसकी पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन वाला टॉपिक आएगा, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वो भी हम इसी सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो उसके अंदर आपको काम आएगा नोकिया 321। उसमें क्या होता है, जो सोडियम होते हैं ना, वो तो जाते हैं आउटसाइड, ओ से आउटसाइड बाहर जाते हैं। ठीक है, और जो पोटाशियम होते हैं वो आते हैं इनसाइड, इनसाइड आते हैं। कितने सोडियम बाहर जाते हैं? 3। कितने पोटाशियम अंदर आते हैं? 2। और कितनी इसके अंदर एटीपी चाहिए रहती है? कितनी एटीपी चाहिए रहती है इस काम के लिए? 1 एटीपी चाहिए रहती है, 1 एटीपी। ठीक है, इतनी एटीपी चाहिए, कितनी? 1। 3 सोडियम को अंदर लाने के लिए और 2 पोटाशियम, 3 सोडियम को बाहर भेजने के लिए और 2 पोटाशियम को अंदर लाने के लिए आपको 1 एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए। तो आपको यहाँ पे 1 एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए ना, और ये स्पेशली प्रोटीन के थ्रू ही अंदर आती है, ऐसे नहीं सीधे अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी ना इनको भी प्रोटीन चाहिए रहता है स्पेसिफिकली। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है, और यहाँ से ना आपका ट्रांसपोर्टेशन वाले का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपका एनसीईआरटी का ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब हम रीड कर लेते हैं फटाफट, है ना, जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो सब करेक्ट है। क्या बोलती है एनसीईआरटी? यहाँ से पढ़े, मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी पढ़ा हमने, न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये भी बात हमने पढ़ी, चीजें कैसे मूव करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। वाटर में also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. ये बात भी मैंने आपको बताई थी। As the polar molecule cannot pass through the non-polar
अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो ये लाइन हमने एज इट इज डिस्कस नहीं की, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज इसको थोड़ा सा याद रखना। जो पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, मैंने ये बताया था पोलर मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर ये लाइन थोड़ी सी याद रखना। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब देखो जो बाइलेयर है वो नॉन पोलर है। अरे अभी तो हमने पढ़ा था कि जो हेड है वो पोलर है, तो यहाँ पे इनको ना टेल लिखना चाहिए था, बाइलेयर टेल्स। ठीक है, टेल्स क्या है, नॉन पोलर है, तो ये बात आप ध्यान रखना। दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन, इनको कैरियर प्रोटीन चाहिए रहता है, स्पेशली फैसिलेट डिफ्यूजन के अंदर भी कैरियर प्रोटीन चाहिए रहता है, और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अ फ्यू आयन या मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये बात भी शायद रह गई थी कि एक्टिव डिफ्यूजन के अंदर एनर्जी क्यों चाहिए रहती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाते हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration. Such a transport and energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example sodium potassium pump. बिल्कुल अच्छे से ये देखो, ये डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। देखना, हमें पता था, हमने प्रोटीन पढ़े, एक तो इंट्रीगल प्रोटीन जो अंदर की तरफ धसे हुए हैं, ये प्रोटीन अंदर की तरफ धसे हैं तो ये इंट्रीगल प्रोटीन हो गए, बाहर की तरफ जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। अब ये देखो ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, फोस्फोबाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, वही बाइलेयर जो हमने बनाई थी, ठीक है, डायग्राम के अंदर वही है सेम। अब यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, कौन सी, जो ये छोटे छोटे ना ये शुगर्स हैं, क्या है, ये शुगर है, और जो ये ब्लू ब्लू मार्क रखा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, तो वो शुगर किसके साथ जुड़ा हुआ, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात आप याद रखना। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लू ब्लू यहाँ पे शो कर रहा है, शुगर भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, पर कोलेस्ट्रॉल अंदर है, और प्रोटीन जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनके साथ मेनली शुगर जुड़ी है, इनके साथ पेरिफेरल प्रोटीन के साथ। यहाँ पे भी देखो शुगर जुड़ी है, दोनों के साथ, इंटीग्रल के साथ भी और पेरिफेरी के साथ भी। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बना सकते हैं कि शुगर ओनली पेरिफेरी के साथ जुड़ी रहती है, मेनली पेरिफेरी के साथ जुड़ी रहती है, पर वैसे दोनों के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, बहुत कम होती है जो इंटीग्रल के साथ जुड़ती है शुगर, तो पर जुड़ती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने शो कर दिया तो आपको मानना है जुड़ती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ये रहा, आपको शो कर रखा है, क्योंकि बहुत बार कहते हैं डायग्राम से ए और बी करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम काफी अच्छे से दिमाग में बिठा लो, सेट कर लो अच्छे से। हमने ना इस वीडियो के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जितने अच्छे से हर वर्ड को एनसीईआरटी के क्लियरली समझा, हर एक लाइन जो आपको कंफ्यूज करती है उसको क्लियरली समझा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आपको वीडियो, कहीं भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम आई ना वो सारी मैंने आपको यहाँ बताई, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की ताकि आप ना फेस करो वो सब बताई। तो ना ठीक है, मुझसे बकवास थोड़ी सी कम होती है, बहुत यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आती है जहां बकवास हो जाती है, फिर मैं कोशिश करता हूँ बकवास करने की, क्योंकि आपको बकवास करके पढ़ने की आदत है, पर मैं कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, टेंशन मतलब आप मुझसे कुछ सीखो, कुछ आप मुझे सिखाओ, तो धीरे धीरे हम काफी अच्छे से अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, और आप तक भी क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों रूप में एजुकेशन पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।